हाय दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी एवं बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए जीव विज्ञान में टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं बताते जाऊंगा कौन से प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है जो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो पहला सवाल है दोस्तों, बीटी कल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है या बीटी कल्चर किसका उत्पादन का अध्ययन है? तो अंगूर का। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में दोस्तों वृद्धावस्था या आयु वृद्धि के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में दोस्तों केचुआ उत्पादन के बारे में पढ़ा जाता है। पेडोलॉजी में मृदा के अध्ययन के बारे में पढ़ा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़न को अध्ययन को जनांकीकी कहा जाता है या डेमोग्राफी। फिर है जीवाश्म वनस्पति जो है उसको हम लोग पादप जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। जो हम लोग विभिन्न प्रकार के संस्कृति एवं वैज्ञानिक विवरण के बारे में पढ़ेंगे। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप से संवर्धन किया जाता है दोस्तों, इसमें मिट्टी नहीं रहता है, सिर्फ जल में ये उगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं के अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत किसको तो जीवित और मृत दोनों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनक हैं। जैसे जंतु विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। सूक्ष्म विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? लुईस पास्चर को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो विलियम हार्वे को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक को। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो हुगो डी व्रीज ने। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटन डी बेरी को। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटन डी बेरी को। पादप शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्टीफन हेल्स को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कार्ल लैंडस्टीनर को। अंतःस्रावी विज्ञान जिसे एंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है के जनक किसे कहा था दोस्तों? तो थॉमस अल्वा एडिसन को। अंतःस्रावी विज्ञान को क्या कहा जाता है जनक? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कहा था थॉमस अल्वा एडिसन को। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो टी.एच. मॉर्गन को। भारतीय पुराना वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा था दोस्तों? तो बीरबल साहनी को। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो पॉल वर्ल को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो बीरबल साहनी को। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहता है? तो पॉलवर्क को। शैवाल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल विज्ञान के जनक को क्या किन्हें कहा जाता है? तो विलियम हेनरी हार्वे को। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किन्हें कहता है? तो M.O.P. अयंगर को। फिर भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहता है? तो रामदेव मिश्रा को। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहता है? तो हिप्पोक्रेटस को। सूक्ष्मदर्शिकी विज्ञान का जनक किन्हें कहता है दोस्तों? तो एंटनी वॉन लीवनहॉक को। जीन चिकित्सा का जनक किसे कहता है दोस्तों? तो एंडरसन को जीन चिकित्सा का जनक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जिनके बारे में। पहला दोस्तों घास विज्ञान, जिसे एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। तो घास विज्ञान में घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों का अध्ययन किया जाता है एवं कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे के वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन का अध्ययन किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं जो। लाइकेनोलॉजी में हम लोग लाइकेन्स का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। नेमेटोलॉजी में निमेटोड्स एवं पादपों के साथ का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है पेलियोबॉटनी में। फिर पेलिनोलॉजी में पराग कणों के बारे में पढ़ा जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोगों के उपचार के बारे में पढ़ा जाता है। पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवियों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी में दोस्तों औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटस का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। फिर स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा की अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है जो देखेंगे हम लोग दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स एक शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जल में पौधा कैसे उगाए जाते हैं जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो। एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में दोस्तों अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फिर एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स में दोस्तों हम लोग जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग हेमेटोलॉजी
तो हीमाटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फिर है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में हम लोग हर्पेटोलॉजी में हम लोग उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मैमलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में दोस्तों रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एक, आयु वृद्धि के साथ होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? जरा विज्ञान, या उसी को जेरेंटोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? तो क्रो मैग्नॉन मानव को। फिर वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कब हुआ? तो 2 अरब वर्ष पूर्व। विकास का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये सवाल। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये सवाल। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हुगो डी ब्रिज ने। आर्कियोपेट्रेकिस जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है दोस्तों? तो जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी है। मैमथ हाथियों का पूर्वज था दोस्तों। मैमथ क्या था? तो हाथियों का पूर्वज था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो सबसे पहले नीलहरित शैवाल का। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। फिर कहता है किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है, परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो वह है तारामीन, जिसे स्टारफिश भी बोलते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों? तो जीवाणु में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। फिर नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रामेटोफोर्स। फिर किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं ट्रिडोफाइटस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है नेक्स्ट सवाल है दोस्तों जो देखेंगे हम लोग 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया? तो 5 जगत का वर्गीकरण जो था दोस्तों हिटेकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, गवानिन एवं साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो वह है चमगादड़। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों
कहता है चमगादड़ को उड़ने वाले कीट एवं क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी श्रेणी में रखा गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रि गोचर होते हैं, तो उसमें कौन कौन है दोस्तों? तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू। फिर कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके हम लोग कुछ वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था दोस्तों? तो होमो सेपियंस, कई बार पूछे जा चुके हैं। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा पार्डस। बाघ का तो पैंथेरा टैग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथोरा लियो। मटर का पाइसम स्टाइवम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का राणा टिग्रिना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धान का तो ओराइजावा स्टाइवा। सरसों का ब्रेस्का कंपरेटिव। चना का सीसर एरिएटेनियम। गेहूं का ट्रिटिका मेस्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस। आम का मैंडीफेरा इंडिका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? तो होता है क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो वो होता है होमोसायनिन के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या है जो देखिएगा, कहता है कि मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मतलब मानव हृदय का जो बायां निलय होता है उससे ऑक्सीकृत रक्त जो होता है महाधमनी और पूरे शरीर में जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कवक और उस्तर पादप के जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है दोस्तों? तो कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ईस्ट और मशरूम जो है फंगी में आते हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? तो कपास में सेलुलोज पाया जाता है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो कवक एवं शैवालों से निर्मित होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वह है पुष्प दोस्तों। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो वो है मैग्नीशियम। फिर है क्या जो देखेंगे हम लोग अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन जो है आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो सेब में एंथोसायनिन की वजह से लाल होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। फिर है सर्पों के विष ग्रंथियाँ किसके समांग होता है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो निपेंथिस खासियाना मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्लोथविद। घटपर्णी या कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाता है और इस प्रकार से वो कीटों का भक्षण कर लेता है। कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है दोस्तों? तो वो है ऊँट। फिर है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसड स्क्वीड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीज बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च
किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है दोस्तों? तो कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु का उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है, हमेशा एक समान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीवों का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मछली का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है, बच्चे नहीं? तो ये है दोस्तों एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य के वानरों के गुण से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेकस से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी। अफीम एवं मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है दोस्तों। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक उपस्थिति के कारण लहसुन गंध देता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मरुद्भिद। फिर जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव उभयचर कहलाते हैं और इसके अंतर्गत मेढक को रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस। सन हेम्प्रेसे किससे प्राप्त होता है? तो फ्लोएम से। फिर लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेयुगम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई दोस्तों? तो 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं दोस्तों? तो जीवाश्मों से। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, तो वह है डायटम। फिर पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरीकैंथेसिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों? तो तना से प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से या भूरा शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाले पदार्थ क्या है दोस्तों? तो ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलेमेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकियों के जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जन होते हैं? तो अपरा के द्वारा, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियततापी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो शुतुरमुर्ग है दोस्तों। कौन है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैबूसिया फिश। बिस्फेनॉल क्या है दोस्तों? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन।
मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविकों मुख्यतः प्राप्त किया जाते हैं दोस्तों तो जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर होता है? तो जाइमेस। फिर है जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। क्यूनिन किसकी छाल के? सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी, जिसे मटर का पौधा बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम बीकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहा जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो आंत को प्रभावित करता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है तो जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में होते हैं? तो एस अवस्था में। फिर है सीप, घोंघा, स्क्विड, कॉरी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि ये सभी मोलस्का के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत? मोलस्का। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिका से संबंधित पढ़ेंगे। और इतना से ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।